हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, हम लोगों ने कल ओम्स लॉ पढ़ लिया था। इन शॉर्ट में आपको ओम्स लॉ एक बार फिर बता देता हूं जल्दी से, क्योंकि आज इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ओम्स लॉ ये होता है कि अगर आपके पास किसी कंडक्टर, जिसके पास हर कंडक्टर के आर एक कोई रेजिस्टेंस होता है, तो हम उसके रेजिस्टेंस को देखेंगे। मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस आर है। अगर किसी कंडक्टर से कोई करंट जा रही है, ओके, तो करंट जाएगी, मतलब यहाँ से करंट एनर्जी लेकर के जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप। तो रूल कहता है ओम्स लॉ से V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल की मात्रा डिपेंड करती है कि करंट कितनी ज्यादा है। अगर करंट ज्यादा होगी तो आपका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर कल हमारे पास आ गया था V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V क्या है? V इज द ड्रॉप्ड पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्रॉप्ड। कल मैंने बहुत लंबी इस पर बात की थी, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होता है, बहुत अच्छे से समझाया था। अब आइए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आज का टॉपिक बना लीजिए बच्चों, हेडिंग बना लें। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यानी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, पता है जब आप लोग ना कोई बल्ब देखते हो ना, तो ये बल्ब है, मगर बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए ये एक प्लेन रेजिस्टेंस है और कुछ भी नहीं है ना। आप बल्ब जला रहे हो, आपके लिए बल्ब है, बट ये क्या है? रेजिस्टेंस। मतलब बेटा इसमें करंट आएगी, और जो करंट आएगी, करंट अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल लेके आएगी। मान लो इसके जस्ट पहले बेटा 5 वोल्ट था। अब यदि इस बल्ब ने 2 वोल्ट खा लिए, इसके ऊपर 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो आगे 3 वोल्ट आगे के लिए चला जाएगा। और ये जो बल्ब है, ये 2 वोल्ट का जो पोटेंशियल मिला है, उसी के कारण ये बल्ब ग्लो होगा। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? मतलब एक तरीके से वोल्टेज क्या होता है? खाना हुआ करता है। क्या हुआ करता है? खाना। वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल होता है, ये फूड होता है इस रेजिस्टेंस का, ये इसको खाया करता है ना। आपको क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इतना बिल्कुल क्लियरली तरीके से बात की जा रही है आपके सामने। ये हो गया। तो जैसे और इसके अलावा क्या बच्चों, यदि आपके पास में कोई हीटिंग कॉइल लगी हुई है ना, जैसे कोई कॉइल हीट हो रही है ये, तो बेटा ये जो कॉइल है, ये हीटिंग कॉइल है, नाइक्रोम का वायर है, आपने इसको मोड़ करके लगा दिया है। तो बेटा ये भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको केवल एक रेजिस्टेंस के जैसे दिखेगा। अगर आपने यहाँ पर एक फ्रिज लगा दिया है, तो बेटा फ्रिज को भी इलेक्ट्रिकल सर्किट एक रेजिस्टेंस ही फील करेगा। मतलब जितने अप्लायंसेस अभी आप क्लास 10th लेवल में बात करोगे, सबके सब क्या है? रेजिस्टेंस है। चाहे पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कुछ भी आप जोड़ोगे, है ना। हाँ, आपको उनकी जगह रेजिस्टेंस ही बनाना है। उनकी जगह आपको टीवी फ्रिज नहीं लिखना है ना। आपको उनकी जगह क्या बनाना है? रेजिस्टेंस ही बनाना है, रजिस्टर ही बनाना है। ठीक ना। रेजिस्टेंस बोलना गलत है, रजिस्टर बोलना सही है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी होती है। सो एक्चुअली दिस इज रजिस्टर, बट हो गया, काम चलाने की भाषा में हम लोग इसको रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। कोई बात नहीं। चलिए आइए, तो आज का हमारा टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों, दो तरीके के कॉम्बिनेशन हमको पढ़ने हैं। तो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। सो पहला कॉम्बिनेशन कहलाएगा बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों कॉम्बिनेशन बच्चों बहुत काम के हैं, अपनी अपनी जगह दोनों बहुत ही काम के हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाओ, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाओ कि कहां पर सीरीज हो रहा है, कहां पर पैरेलल हो रहा है। सीरीज में बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, याद रखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब लेवल ऑफ एनर्जी अलग अलग रहेगा। लेवल ऑफ एनर्जी क्या रहेगा? अलग अलग, क्योंकि वोल्टेज जो होती है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है। वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ऑल यू नो। एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है। तो सीरीज में जो है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो वोल्टेज मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब पर यूनिट चार्ज के पास कितनी एनर्जी है ना, उसकी मात्रा अलग अलग हो जाएगी। मतलब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब लेवल ऑफ एनर्जी क्या होगा? अलग अलग। क्लियर होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्या होगी? करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, करंट डिस्ट्रीब्यूट्स। हाँ,
मतलब, और v सब पे सेम रहेगा, v सब पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। v कांस्टेंट रहेगा हर एक एलिमेंट के ऊपर, और यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा और सब में करंट सेम रहेगी। क्या? हाँ, करंट सेम रहेगी, बिल्कुल। इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी का बंटवारा होता जाएगा, टोटल वोल्टेज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं सबके सब कांस्टेंट वोल्टेज पे चलते हैं, 220 वोल्टेज पे। तो हमारे घर में जो भी सप्लाई बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई पैरेलल डिजाइन की जाती है। क्या डिजाइन की जाती है? पैरेलल, क्योंकि उसी वोल्टेज पे टीवी को भी चलना है, फ्रिज को भी चलना है, सब कुछ को चलना है। तो हमारे घर में जो सप्लाई बनाई जाती है किससे बनाई जाती है? पैरेलल। अभी सीरीज और पैरेलल के अलग अलग डिसएडवांटेज एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। बेटा सीरीज को समझने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सी चीज समझा रहा हूँ। बेटा ये नगर पालिका की वाटर सप्लाई लाइन है, ठीक है ना? नगर पालिका की वाटर सप्लाई लाइन है बेटा। तो ये जो नगर पालिका की वाटर सप्लाई लाइन आपकी कॉलोनी में जो आती है, याद रखिएगा। अच्छा चलो हम बड़े लेवल पे बनाते हैं, चलो चलो देखो, ये बेटा वाटर टैंक है। वाटर टैंक से एक बड़ा सा पाइप आया बच्चों, ठीक है? एक बड़ा सा क्या आ गया? पाइप आ गया, बहुत बड़ा सा पाइप। अब ये देखिए एक बड़ा सा पाइप आ गया है, ठीक है? अब इस बड़े से पाइप से बहुत सारे होल बना करके मल्टीपल कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। एक कनेक्शन यहां दे दिया गया, एक कनेक्शन यहां दे दिया गया, एक कनेक्शन यहां दे दिया गया, एक कनेक्शन यहां दे दिया गया। ये वाला कनेक्शन अपना गांधी चौक चला गया, ये वाला कनेक्शन। तो बेटा ये कनेक्शन जो है हर जगह अलग अलग चले गए। एक कनेक्शन कोई और मोहल्ले चला गया, ये इस तरीके से चला गया। अब मुझे ये बताओ बेटा, यहां से पानी का एक प्रेशर बना हुआ है, बना है कि नहीं बना हुआ है? अब ये बताओ कि यहां पर इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर पांचों पर सेम प्रेशर जाएगा कि अलग अलग जाएगा? सेम प्रेशर जाएगा कि अलग अलग जाएगा? भाई कोई कह रहा अलग अलग जाएगा, मुझे बताओ भैया क्यों अलग अलग क्यों जाएगा? अरे भाई यहाँ पर सेम कनेक्शन से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वही तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस और नो? मतलब क्योंकि मेन सोर्स से जुड़े हुए हैं ना, हाँ या ना? तो ये अपने पास में ये मेन लाइन है, सब में प्रेशर पानी का सेम जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये कहलाता है बेटा पैरेलल। क्या कहलाता है? पैरेलल कहलाता है। अब आगे देखो बेटा, अब ये जो लाइन है जो किसी एक मोहल्ले में जा रही है, आगे जाकर के ये लाइन किसी कॉलोनी में चली गई, समझ गए? अब कॉलोनी के लिए मेन सप्लाई से तो जोड़ेंगे नहीं। अब आप इस लाइन की बात देखो, ये देखो, ये एक मेन लाइन आ गई है। अब जो सबसे पहले है जिसका कनेक्शन, जिन अंकल जी का सबसे पहले कनेक्शन है, फिर यहाँ पे दूसरा कनेक्शन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये क्या है? पांचवा। अब बताइए सबसे ज्यादा प्रेशर किसको मिलेगा, पहले वाले को कि दूसरे वाले? हाँ, तो पहले वाले पे वोल्टेज V1, दूसरे पे V2, फिर V3, V4 और V5। समझ में आया? इस तरीके से आपको अलग अलग कनेक्शन के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज आपको मिल जाएगा। कोई समस्या? तो ये जो व्यवस्था दिख रही है आपको बेटा, यहाँ पे ये कहलाएगा सीरीज। क्या कहलाएगा ये? सीरीज। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज्यादा पानी लेने के लिए क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल पंप लगा देते हैं, एक्सटर्नल मोटर लगा देते हैं। तो दिक्कत क्या हो जाती है, अगले वाले भाई साहब को दिक्कत हो जाती है ना? इनके यहाँ तो पानी आ जाता है और इनके यहाँ पानी टिप करके बूंद बूंद करके गिर रहा होता है। क्लियर? अगर बेटा देखो जितने लोग मोटर लगाएंगे तो वो पानी जो है पीछे का खींच करके एक्सटर्नली फोर्स कर लेगा अपनी तरफ, ठीक है ना? चलिए, तो ये मेन मेन कहने का मतलब है कि ये वाला जो कनेक्शन है ये कहलाता है आपका, ऊपर वाला जो कनेक्शन है ये पैरेलल है, और नीचे जो कनेक्शन गया है वो क्या गया है? सीरीज गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पहला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन। स्पेलिंग गलत लिख दी, SERIES, 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 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स
बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो बेटा आपके पास मान लो मैं 3 लेकर के दिखा रहा हूं। बेटा 3 रेजिस्टेंस आपके पास में है। ये पहला रेजिस्टेंस है, कोई होगा, बल्ब होगा, टीवी होगी, फ्रिज होगी। मान लो इसका रेजिस्टेंस कितने ओम है, R1 ओम। ओम का सिंबल ये है। दूसरा रेजिस्टेंस बेटा आपके पास में ये है, R2 ओम। और तीसरा रेजिस्टेंस बेटा आपके पास में ये है, दैट इज इक्वल्स टू R3 ओम। और आपने तीनों को इनको सीरीज में कंबाइन कर दिया। सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा, एंड टू एंड। सीरीज का मतलब क्या होता है, एंड टू एंड, मतलब छोर से छोर को जोड़ो। तो देखो बेटा ये पहला रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस। ये दूसरे के साथ आपने इसको जोड़ दिया, ज्वाइंट कर दिया। और ये तीसरे के साथ आपने इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है बेटा। और यहां पर आपने क्या कनेक्ट कर दी, बैटरी। ये बैटरी आपने कनेक्ट कर दी। ठीक है, स्विच लगाना हो तो लगा दीजिए। ये स्विच लगा दिया, ऑन भी कर दिया। ये ऑन स्विच है, सर्किट क्लोज हो चुका है। बैटरी वी वोल्टेज आपने अप्लाई करी है। जैसे वी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है तो करंट बन जाएगी, हाँ सेल है ये। जैसे करंट बन जाएगी, करंट आई। और करंट आई जैसे ही जाएगी, बताइए क्या होगा, ये रेजिस्टेंस क्या कराएगा, क्या कराएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा। क्या कराएगा, पोटेंशियल ड्रॉप। इस करंट के माध्यम से जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज लेगा। मान लो ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप कराया इसने अपने ऊपर, V1। कितना ड्रॉप कराया, V1। तो V में से V1 निकल गया। ये भी कुछ ना कुछ मांगेगा, बेटा बताओ इसका ड्रॉप कितना होगा, V2। और इसका ड्रॉप कितना होगा, V3। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। तो अब आप कह सकते हो कि भाई V वोल्टेज का 3 जगह बंटवारा हो चुका है। सो यू कैन राइट V इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस कितना बेटा, V3। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं मानूं, अगर मैं ये मानूं कि इस इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R। इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R, और जिस पर बैटरी V लगाई गई है, V लगाई गई है, I करंट जा रही है। तो बेटा टोटल वोल्टेज कितना बनेगा, इसका V कितना बनेगा, V इक्वल टू I इंटू R। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब इन तीनों को हटा करके अगर तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखा जाए तो R सीरीज, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, देखो यहाँ पे V इक्वल टू होता है I इंटू R। अच्छा याद रखना ये V अलग अलग का नहीं है, पूरे सर्किट का है। तो पूरे सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट R सीरीज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बच्चों मुझे बताओ क्या V1 I इंटू R1 होगा कि नहीं होगा, V1 जो होगा क्या I इंटू R1 होगा कि नहीं होगा। क्योंकि V1 का जो पहला एलिमेंट है, पहला जो रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस R1 है। तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। क्लियर कि नॉट क्लियर। यहां से I कॉमन ले लें, R सीरीज रख दें, टोटल R टोटल। और I कॉमन ले लें, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस कितना, R3। बताइए I से I क्या हो गए, कैंसिल। मतलब जो नेट सीरीज का रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, अलग अलग जोड़ होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, सो R इक्विवेलेंट यहाँ पे बोला गया है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 की जगह, इनकी जगह आप जो है वैल्यू क्या लगा सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे गूंगे लोगों को बोल दो बेटा। हाँ आई, तो देखिए सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहां पर जो नेट रेजिस्टेंस आया, टोटल रेजिस्टेंस, वो बड़ा होकर के आया कि छोटा होकर के आया, बड़ा होकर के आया। सीधे सीधे जोड़ दिया। यदि आप एक एग्जांपल ले लें, एक आपके पास में सर्किट है जिसमें मैंने आपको एक ओम का बल्ब लगाया, एक 2 ओम का लगाया, एक 3 ओम का लगाया। ठीक है बेटा, हाँ 3 ओम का। तो आप इसको अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा है, आप इसको अलग अलग सॉल्व करें, इससे अच्छा है आप इसको तीनों को मर्ज कर लें, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कह लो या आर सीरीज कह लो। इक्विवेलेंट मतलब कि सबका अलग अलग ना लेकर के एक, इक्विवेलेंट 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6, बोलो कितने ओम हो गया, 6 ओम हो गया। कितने ओम हो गया, 6 ओम। तो यहाँ पे आपने 6 ओम लेना है और बैटरी वही लगानी है 5 वोल्ट की। अब आप इस सर्किट को
एनालाइज कर सकते हो। समझ में आ गया? इस सर्किट को आप एनालाइज कर सकते हो। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है, मतलब मान लो बेटा आपने 3 बल्ब लगा रखे हैं, अगर गलती से एक बल्ब यदि फ्यूज हो गया, गलती से एक बल्ब फ्यूज हो गया, पाथ क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला पाथ ऐसा खुल जाएगा। तो क्या करंट आगे बहेगी कि नहीं बहेगी? नहीं बहेगी। कहां से बहेगी बेटा? पाथ डिस्कनेक्ट हो गया है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन की दिक्कत ये है कि अगर एक भी एलिमेंट फेल हो गया तो आगे करंट नहीं फ्लो होगी। इसलिए पहले बच्चों जो झालर आती थी सीरीज वाली झालर, वो आजकल बंद कर दी गई हैं। आजकल एक तीसरा तार चलता है पैरेलल वाला, तो वो पैरेलल कनेक्शन कर देता है। पहले 2 तार वाला आता था झालर, एक तार वाला, सिंगल तार वाला, अब वो बंद हो गया। उसमें दिक्कत ये थी कि पता चला 100 बल्ब की झालर है, 100 बल्ब लगे हुए हैं, और बीच में बेटा एक बल्ब फ्यूज हो गया। बीच में क्या हो गया? एक बल्ब फ्यूज, तो पूरी की पूरी झालर क्या हो जाती थी? बर्बाद हो जाती थी, जलती नहीं थी। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। बन जाएगा। तो पहला इसका ये है कि फेलियर ऑफ वन रजिस्टर लीड्स टू फेलियर ऑफ ऑल रजिस्टर। अगर कोई एक भी रेजिस्टेंस फेल होगा, इसका मतलब सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई ही टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। दूसरा, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट। कल ही मैंने बताया था बेटा कि जो एमीटर होता है बैटरी के आगे या पीछे लगा दें, क्योंकि एमीटर का काम होता है करंट मेजर करना। तो पूरी करंट उसको चाहिए तो उसको रास्ते में ही जोड़ दो, तो पूरी की पूरी करंट उसके अंदर से गुजरेगी और आपको पूरी करंट की रीडिंग वो दे देगा। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर अ करंट। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब मुझे अपने मन से बताओ कि एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता होगा कि बहुत लो होता होगा? बताओ भाई। एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस हाई होता होगा कि लो होता होगा? लो होता होगा। क्यों? क्योंकि एमीटर के अंदर से हमारी कोशिश है पूरी करंट चली जाए, और करंट उसी के अंदर से पूरी जाती है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। तो याद रखिएगा कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। एमीटर इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है? एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। चलिए, तो ये हो गई एमीटर की बात। और हमने देख लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, अच्छा एक बात देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट आता है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट या आर सीरीज आया, बताइए आर सीरीज आर वन से बड़ा होगा कि छोटा होगा? ऑब्वियसली बड़ा होगा। भैया इक्वल कैसे हो जाएगा? आर सीरीज भाई तीनों का सम है, तो तीनों का सम इंडिविजुअली आर वन से भी बड़ा, आर सीरीज आर टू से भी बड़ा, और आर सीरीज आर थ्री से भी बड़ा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो सबसे बड़े से भी बड़ा होता है, बड़े से भी बड़ा होता है। समझ में आ गया? अगर मान लो यहाँ पर आपने 300 ओम का लगा रखा है, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 300 से भी ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ऐड होकर के आएगा। क्लियर ना? तो हाँ, तो जो सीरीज में आर सीरीज जो होता है इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट रजिस्टर, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है? हाँ। तो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ये बड़ा हुआ करता है। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने बताया था कि आपके पास वाटर पंप से डायरेक्टली सप्लाई आ रही है और आपने इनके पैरेलल कनेक्शन बांट दिए, तो सब में पानी का जो प्रेशर जाएगा वो सेम जाएगा, सब में पानी का प्रेशर सेम जाएगा। यस, तो इसी तरीके से आइए हम एक पैरेलल कनेक्शन लेते हैं। हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन मतलब बेटा बैटरी अक्रॉस फिट होती है, इस लाइन को लिख लीजिएगा कि पैरेलल का मतलब होता है बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस। पैरेलल मीनिंग का मतलब है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस ईच एलिमेंट। हाँ, बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस ईच एलिमेंट, जो बैटरी होगी सबके एलिमेंट के अक्रॉस में कनेक्ट होगी। अब आइए एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं आपको डायग्राम यहाँ बना करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए बेटा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जिसमें आपने कई सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल लगा दिया है। ये पहला रेजिस्टेंस है, सीरीज में एंड टू एंड होता था,
ठीक है। और यहाँ पर सबके टर्मिनल, पहले टर्मिनल एक तरफ और दूसरे टर्मिनल दूसरे तरफ, ये है बेटा पैरेलल। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ये बेटा ऊपर वाला रेजिस्टेंस है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है बेटा R3। अब यहाँ पर बेटा ये बैटरी जा रही है, ये बैटरी आपने लगाई है बेटा, ये V वोल्टेज की बैटरी है। ये देखिए, ये बैटरी आपने लगा दी है, इसका वोल्टेज कितना पोटेंशियल दे रही है बेटा V। अब मुझे बताओ बेटा प्रिंस कि V वोल्टेज है तो पहले वाले को कितना पोटेंशियल मिलेगा, इस वाले रेजिस्टेंस को V मिलेगा, V से ज्यादा मिलेगा या V से कम मिलेगा? देखो बेटा कुछ काम का नहीं हुआ इतना पढ़ाना, तुम V से कम बोल रहे हो। अभी मैंने बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यहाँ पे मैंने यही बताया था कि सबको वोल्टेज सेम मिलेगा क्योंकि पैरेलल सप्लाई है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जब यहाँ से करंट आई जा रही है, सपोज करंट आई जा रही है यहाँ से, तो करंट तीन पाथ में है तो तीन रास्ते में अलग अलग करंट बनेगी, एक I1, एक I2 और एक क्या I3। क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर? क्या बेटा? नहीं बेटा, 1/I क्यों बनेगी बेटा? करंट तो करंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, करंट तीन चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। बोलो यस और नो। भाई टोटल पानी आ रहा था और टोटल पानी को आपने तीन रास्ते में बांट दिया, तो कुछ पानी यहाँ जाएगा, कुछ पानी यहाँ जाएगा, कुछ पानी यहाँ जाएगा, ऐसे करंट जाएगी बेटा I1, I2, I3। मगर प्रिंस ये बताओ पहले वाले के ऊपर क्या वोल्टेज का लेवल अलग अलग होगा कि सेम होगा? तो इस पर वोल्टेज कितना मिलेगा? V। इसको भी कितना मिलेगा? V। सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो अब आप क्या लिख सकते हो बच्चों? अब आप लिख सकते हो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है भाई, करंट इक्वल्स टू कितनी हो गई? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपके पास में करंट हो गई, करंट इतनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नाउ V इक्वल्स टू होता है RI, तो पूरे सर्किट के लिए I इक्वल टू लगाया गया वोल्टेज अपॉन सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पूरे सर्किट के लिए है, करंट I पूरे सर्किट के लिए है, तो जो करंट R आएगा वो भी पूरे सर्किट का आएगा। सो I इक्वल्स टू V अपॉन R। आप ये R पूरे सर्किट का है तो आप इसको R इक्विवेलेंट लिख लें या R पैरेलल लिख लें, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपका जो कनेक्शन है वो पैरेलल है। हाँ, I1 कोई बताएगा मुझे I1 क्या होगा? कोई बताएगा I1 क्या होगा? करंट I कितनी होगी? I1 फर्स्ट वाले में भैया वोल्टेज कितना है V और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू V अपॉन R होता है ना, तो ये बन जाएगा V बाई R1, V बाई R1। तो I1 इक्वल टू हो गया V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। बेटा देखिए यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, ये बन गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, V कॉमन आ गया बच्चों, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V को कैंसिल कर दीजिए, नेट रेजिस्टेंस आपके पास में आ गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बेटा याद रखिएगा इस कैलकुलेशन से आपका जो R इक्विवेलेंट आएगा, इस कैलकुलेशन से जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा लोअर देन द लीस्ट, लोअर देन द लीस्ट। लोअर देन द लीस्ट का मतलब होता है छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा। याद रखिएगा कि सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आता था वो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस आता था, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट आता था, वो सीरीज में ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, मतलब बड़े से भी बड़ा आता था आंसर, जो सबसे बड़ा होता था उससे भी बड़ा आंसर आया करता था। देखो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 ओम है सबसे बड़ा, बट जो हमारा आंसर आया है वो 6 ओम आया है, मतलब बड़े से भी बड़ा आंसर आया है। मगर बेटा पैरेलल में जो आंसर आएगा वो छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा। मतलब जैसे आपने तीन रेजिस्टेंस लगाए हैं, एक 1 ओम लगाया है, एक 2 ओम लगाया है, एक 3 ओम लगाया है, तो जो आंसर आएगा ना बेटा वो 1 से भी छोटा आएगा, क्योंकि सबसे छोटा 1 ओम है, तो 1 से भी छोटा आंसर आएगा। आओ इसको करके देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास एक सर्किट है इस तरीके का, एक 1 ओम है और एक 2 ओम है, और हमें
इसका कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। दो रजिस्टर, एक 1 ओम का है, एक 2 ओम का है। बताइए सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में है? बिल्कुल, करंट बट रही है मतलब पैरेलल है, ठीक है ना। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया कि 1/r टोटल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 की जगह कितने ओम है? 1 ओम है। और नीचे 1/r2 की जगह कितना ओम है? 2 ओम है। तो बेटा ये 1/r इक्वल्स टू, बेटा एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 2। और यहाँ पर क्या हो गया? 2+1, यानी 1/r इक्वल टू 3/2। बेटा अभी रेजिस्टेंस नहीं निकला है, ये 1/r है। और r इक्वल टू कितना? 2/3। बेटा इसको सॉल्व कर लो, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 2/3 0.67, कितना आता है? 3 6 18, हाँ ठीक है ना। तो 0.67 समथिंग आएगा ये। अब मुझे बताओ, देखो ध्यान से, कि ये जो नेट रेजिस्टेंस आया है, क्या 1 से छोटा है कि नहीं है? 2 से तो छोटा है ही है, मतलब लोअर देन द लीस्ट। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और रेजिस्टेंस कम होगा तो डेसिपेशन हीट का कम होगा, एनर्जी कम बर्बाद होगी। इसलिए सर्किट में जब आपको कम रेजिस्टेंस बनाना हो तो कौन सा सिस्टम यूज करेंगे? पैरेलल। यस। अच्छा, अब इसका एक फायदा देखिए पैरेलल सप्लाई का। मान लीजिए किसी दिन ये बल्ब फूट गया, ये वाला बल्ब क्या हो गया? फूट गया, है ना, ये वाला बल्ब फूट गया। तो बताइए करंट, करंट भैया इसमें भी जा रही थी तो नहीं जाएगी? इसमें तो जाएगी ना करंट, इसमें तो जाएगी। हाँ, सब में जाएगी, चाहे जितने भी लगे होंगे, तो सारे के सारे बाकी के सारे बल्ब जलेंगे। यही कारण है कि घर में पैरेलल सप्लाई कराई जाती है, जिससे कि एक कमरे का फ्यूज उड़ जाए तो कम से कम दूसरे का चलता रहे। समझ में आ गया? है ना। या एक पंखा खराब हो जाए तो ये नहीं कि पूरे घर की लाइट बंद हो जाए। अगर यही पंखा सीरीज में कनेक्ट होता तो बेटा अगर एक पंखा के एक छोटा सा बल्ब भी खराब होता तो पूरे घर की लाइट क्या हो जाती? बंद हो जाती। नहीं ऐसा हाँ ये भी बात है, बिल्कुल सही बात है। उसमें बंद भी नहीं कर सकते हो आप एक को, ऑन ही रखना होता है ना, क्योंकि सीरीज कंटिन्यूअस करना होता, राइट। चलिए, तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देखो इसका मतलब क्या है? 1/r इक्विवेलेंट इज लेस देन आर आई। आई मतलब कोई भी नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का। मतलब इसको जो मैंने कहा आपसे, लोअर देन द लीस्ट, लोअर देन द लीस्ट, छोटे से भी छोटा रेजिस्टेंस से वैल्यू कम आएगी। अगला, बेटा वोल्ट मीटर कहाँ लगाया जाता है? पैरेलल में। सीरीज एमीटर कहाँ लगाया जाता है? सीरीज में। और वोल्ट मीटर कहाँ पे? पैरेलल में, ठीक है ना। तो बेटा इन तीनों के पैरेलल में सेम वोल्टेज आएगा, तो इसमें V की रीडिंग दिख रही है क्योंकि तीनों का वोल्टेज सेम होगा। यस, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, वोल्ट मीटर अभी आपने देखा था कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत लार्ज। कारण, क्योंकि वोल्ट मीटर से हम नहीं चाहते हैं कि कोई करंट फ्लो हो, हम चाहते हैं कि पूरी पूरी करंट इन तीनों में ही जाए। ये जो आई थी, इसमें चली जाए I1, इसमें चली जाए I2 और इसमें चली जाए I3। बट वी डोंट, हम नहीं चाहते हैं कि इसमें करंट जाए। इसलिए बताओ मुझे, इसका रेजिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा? हाई या लो? अरे लो लोगे तो करंट जाएगी बेटा, हाई होगा तो करंट इसमें जाने से कतराएगी। इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कई बार पूछ लेता है कि भैया आइडियल एमीटर, आइडियल मतलब आदर्श, विश्व का, वर्ल्ड का सबसे प्यारा एमीटर, तो आइडियल एमीटर अगर आप बनाओ तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना लेना चाहोगे? आंसर 0, क्योंकि हमने बोला है सबसे कम, तो 0 से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम बोलेंगे आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? वेरी गुड बेटा, आंसर आर इक्वल टू कितना? इन्फानाइट। इन्फानाइट रेजिस्टेंस होगा आइडियल वोल्ट मीटर का। चलिए चलिए छोड़िए उसको, कैसे बनेगा, है ना, आपको बस बनाना है, बना कंसेप्ट पढ़ना है। आइडियली वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बस किसके लिए? केवल थ्योरी के लिए है ये, है ना, थ्योरी समझने के लिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यस, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बेटा? बच्चों इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब आइए देखते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस का एक्चुअल काम क्या है। रेजिस्टेंस का एक्चुअल काम है एनर्जी को बर्बाद करना। अब देखते हैं कि जब आप भी आप रेजिस्टेंस को लगाते हैं, मान लो यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपको कुछ कम होके मिलेगा 3 वोल्ट। ओके, और ये 3 वोल्ट अपने अंदर बर्बाद कर देगा, यहाँ पे 3 वोल्ट ये खा लेगा।
ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसके ऊपर ड्रॉप कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, है ना। और वोल्टेज कहीं ना कहीं एनर्जी से कनेक्टेड है, मतलब ये 3 वोल्ट का वोल्टेज इसने ड्रॉप कर दिया, मतलब इसने कुछ एनर्जी भी बर्बाद कर दी है। तो रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो एनर्जी को हीट के फॉर्म में बर्बाद कर देता है, समझ गए ना, हीट के फॉर्म में वेस्ट कर देता है। अब कैसे करता है समझो जरा बेटा। जैसे यहाँ पे इसके बारे में जूल ने बताया था, इसके बारे में जूल ने बताया था। अब कैसे करता है जरा ये देख लो। ये आपके पास में एक मेटेलिक वायर है, कल मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी आपसे, है ना। ये एक मेटेलिक वायर है और मैंने कॉपर का वायर है। और कॉपर के वायर के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल भरा होता है, राइट। ये सारा मटेरियल होता है। ये हालत कुछ ऐसी है कि जैसे आप सुबह सुबह अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हो, बड़े चार्ज होकर के आपके घर वाले आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके भेजते हैं, हमारा राजा मुन्ना घर स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बैरिस्टर बनेगा। यहाँ से आप गए अपने हाई पोटेंशियल को लेकर के, बड़ी तनातन एनर्जी को लेकर के गए। अब जैसे ही इस एनर्जी को आप लेकर के जाते हो, आपका सामना होता है मटेरियल से, वहां के, समझ में आया। आपका मटेरियल से, क्लासेस से आपका सामना होता है, और आप जाते 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 बाहर निकलते निकलते अपनी पूरी एनर्जी क्या कर देते हो, वेस्ट कर। तो बच्चों यहाँ पे मैं कह रहा था कि जैसे आपकी हालत होती है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है लड़ते हुए एक दूसरे को, है ना, मारते हुए। तो बेटा शुरुआत में इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी यहाँ पे इस मोमेंट पे, मगर बाद में आते आते बाहर निकलते निकलते इसकी एनर्जी क्या हो गई, खर्च हो गई। ये एनर्जी गई कहाँ, ये एनर्जी इसने अपनी, सब लोगों ने, ऐसे करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये अरबों इलेक्ट्रॉनों ने अपनी इस एनर्जी को इस मटेरियल मीडियम में अपना सिर मार मार करके वेस्ट किया। बोलो हाँ या ना। अब जब ये मटेरियल मीडियम में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, तो मटेरियल मीडियम गर्म हो जाएगा कि ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और इससे क्या निकलेगी बेटा, हीट निकलेगी। इस मटेरियल मीडियम से क्या निकलेगी, हीट बाहर की ओर निकलेगी। वही हीट की हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, और उस हीट के बारे में, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कि अगर आप किसी भी रजिस्टर से या किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहे हैं, खास तौर से हैवी करंट, अगर आप हैवी करंट फ्लो कर रहे हैं, तो आपको हीटिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। तो क्या होगा बेटा, आपका ये जो कंडक्टर है, ये हीट देगा, हीट को रेडिएट करेगा। इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए, सो दिस इज कॉल्ड जूल्स इफेक्ट। इसको जूल ने बताया था, इसलिए इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ रेजिस्टर प्रोड्यूसेस हीट। मतलब कोई इलेक्ट्रिक करंट है, अगर उसको आप रेजिस्टेंस से गुजारते हो तो क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट। अब जूल ने 3 नियम बताए। क्या नियम बताए, नंबर 1, जूल ने कहा जो प्रोड्यूस होने वाली हीट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। मगर करंट, मतलब करंट जितनी ज्यादा होगी, हीट उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है, करंट जितनी ज्यादा होगी, हीट उतनी ही क्या होगी, स्ट्रांग होगी। क्लियर हो गया। करंट जितनी ज्यादा होगी, हीट इतनी स्ट्रांग होगी। आपने आपने ठंड के समय में हीटर जलाया होगा, ठंड के समय आपने क्या जलाया होगा, हीटर। हीटर के अंदर कॉइल होती है, और बेटा यहाँ पे एक वॉल्व लगा रहता है या बटन लगे होते हैं। तो यहाँ पे लगा था 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर। बेटा जैसे ही आप इसको, तीनों को बटन को चालू कर देते हो, तो हीट बहुत बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि करंट बढ़ जाएगी, करंट के अमाउंट में, करंट के प्रोपोर्शनल में हीट भी बढ़ जाएगी। तो पहला है बेटा, हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर। क्या बेटा, बेटा वार्मर हीटर दोनों में एक ही कंसेप्ट लगता है, ठीक है। दोनों में एक कंसेप्ट होता है। बस आपके पास में, यदि मैं रॉड वाली की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें आप करंट बढ़ा सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चलिए, ये हो गया, हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर। सेकेंड, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। बेटा ये एक्सपेरिमेंटल आता है। एक बच्चे ने पूछा सर आई स्क्वायर क्यों, ये एक्सपेरिमेंट करने से निकाला गया है। नहीं, आई नहीं आएगा। आई का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 पावर के, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 पावर के। मतलब करंट का बढ़ना से हीट को और बूस्ट अप मिलेगा, तगड़ा। सेकेंड, एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड, फर्स्ट वाले में एच इज प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, सेकेंड वाले में हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है, उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी। इसीलिए हीटर बनाने के लिए हाई रेजिस्टेंस वायर का इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड,
टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, जितना ज्यादा आप टाइम बिताएंगे, जितना ज्यादा आप टाइम के लिए हीट रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेंगे, उतने देर के उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल, घर में पानी गर्म करने वाली रॉड, अगर आप ज्यादा टाइम बढ़ा देंगे, ज्यादा समय तक रॉड को गर्म करेंगे, तो हीट भी क्या प्रोड्यूस होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो बेटा इन तीनों को मिला दिया, सो H प्रोपोर्शनल टू बन गया I स्क्वायर आर टी। क्लियर है? यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओ, H इक्वल टू बन गया K I स्क्वायर आर टी। बेटा K की वैल्यू 1 होती है, सो H इक्वल टू आ गया I स्क्वायर आर टी। ये आ गई आपकी हीट। ठीक है बच्चों, ये आपकी आ गई हीट। यस, तो ये हीट का फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बहुत कॉमन है बेटा। इलेक्ट्रिक हीटर आपके घर में जो होता है, इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज होता है। गीजर जो होता है, जो टोस्टर होता है, इलेक्ट्रिक केटल होती है, इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज होता है। इवन लॉन्ड्री आयरन जो बेटा प्रेस होती है घर में कपड़े इस्त्री करने के लिए, उसमें भी आपका जूल्स लॉ ऑफ का भी। कभी बेटा इसको यदि आपने खोला होगा तो आपने देखा होगा बेटा, इसके नीचे वाले पैनल पे इस तरीके से तार कसी रहती हैं पूरी की पूरी, ऐसी ऐसी गोल 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 क्वाइल रहती हैं। और ये क्वाइल गर्म होती है बेटा, बस कुछ नहीं, केवल कनेक्शन होता है नीचे से। जैसे ये क्वाइल गर्म होती है तो उसके नीचे का फ्रेम भी गर्म हो जाता है और आपका प्रेस काम करने लगता है। तो ये हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के सिंपल कंसेप्ट पर काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज की वर्किंग समझ लो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज इंपॉर्टेंट है। बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज एक डेडिकेटेड डिवाइस है जो बनाई जाती है कि आपका जो सिस्टम है उतनी ही सप्लाई ले सकता है। जैसे आपने कुछ भी आपके घर में होगा, होम थिएटर होगा या प्रिंटर होगा, बट पीछे एक लाल कलर का बटन रहता है जिसमें लिखा रहता है फ्यूज, है ना? उसके अंदर बेटा फ्यूज लगा होता है, और फ्यूज बेटा इस तरीके से दिखाई देता है। फ्यूज इस तरीके से दिखाई देता है, और बेटा इसके अंदर एक पतला सा तार हुआ करता है। पतला सा क्या होता है? तार होता है, फिलामेंट होता है पतला सा। अब बेटा जो भी फ्यूज आता है ना, बेटा फ्यूज आप मार्केट में लेने जाओगे, आपसे सामने वाला पूछेगा बेटा कितने एम्पियर का, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की बेटा एक एम्पियर करंट की रेटिंग है कि वो इतने एम्पियर तक की करंट को खा सकेगा। जैसे मेरे पास जो होम थिएटर बॉक्स है उसमें 5 एम्पियर का करंट लगता है, मतलब मेरा होम थिएटर जो है मैक्सिमम 5 एम्पियर की करंट झेल सकता है। कितने एम्पियर की? 5 एम्पियर की। बट यदि किसी दिन एक्सीडेंटली 10 एम्पियर की करंट हो जाए, आ जाए, तो बेटा सबसे पहले सर्किट के अंदर, मान लो ये मेन सर्किट है और करंट यहां से आ रही है, तो मेन सर्किट में सप्लाई जाने के पहले बेटा करंट को फ्यूज के अंदर से गुजरना पड़ेगा। और हमको पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितने एम्पियर झेल पाने वाला है, 5 एम्पियर का है। और यहाँ पे हमने फ्यूज भी सेफ्टी लगा रखी है 5 एम्पियर की। बट जैसे ही 7 एम्पियर की करंट आएगी बेटा, ये इस फिलामेंट से करंट जाएगी, और आपको पता है हीटिंग इफेक्ट से H इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I का स्क्वायर। तो क्योंकि करंट बढ़ गई है इसलिए हीट बढ़ जाएगी, और जैसे हीट बढ़ेगी बेटा ये मेल्ट होकर के पिघल के ऐसे टूट जाएगा। क्लियर हो गया? मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने कितने एम्पियर तक का बनाया था, 5 का, कि भैया तुम 5 तक की हीट झेल लेना। समझ गए? और ये टूट जाएगा, और जैसे ये टूट जाएगा तो ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका आगे की चीज बच जाएगी। बट क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए फ्यूज नहीं खरीदते हैं, यहाँ फ्यूज हटा करके वो डायरेक्टली बेटा ये क्या करते हैं, एक तार जोड़ देते हैं, है ना? बोले ये काम करो, तार जोड़ दो। यहाँ पे एक तार जोड़ दिया, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला। अरे भैया फ्यूज के अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट था, तभी तो गल गया। फ्यूज के अंदर का वायर क्या था? लो मेल्टिंग पॉइंट, समझना। तो लो मेल्टिंग पॉइंट था, इसलिए ये गल करके टूट गया। बट भाई साहब ने हाई मेल्टिंग पॉइंट का वायर जोड़ दिया, आयरन लगा दिया भाई साहब ने। लो, करंट आई 7 एम्पियर की, इन्होंने कहा हम गल तो नहीं सकते, जान दो, खोल दो बेरियल नाका। तो ये चली गई करंट अंदर, यहाँ दिवाली बन गई, धूम धड़ाम भूम भड़ाम। समझ गए? और फ्यूज नहीं जला। सर्किट पूरा जल गया और फ्यूज नहीं जला। समझ में आ गया? इसीलिए बेटा इस डिवाइस को सेफ्टी डिवाइस बोला जाता है, और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आपको प्रॉपरली फ्यूज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल एमसीबी लगते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर घर के ऊपर लगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे फ्यूज होते हैं हर कमरे के। अगर जरा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो ये ड्रिप कर जाते हैं। समझ गए ना? हाँ, ऑन का ऑफ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे?
ऑफ हो जाएंगे। इसमें स्प्रिंग बेस्ड बेटा लगाया जाता है मैकेनिकल सिस्टम, वो हमारे काम का नहीं है, मगर डायरेक्टली ब्रेक हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है बेटा, सब में लगते हैं। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, बट इलेक्ट्रिक फ्यूज बेटा टोटली रिमूव नहीं हुए हैं। आप घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह एमसीबी लगा सकते हो, मगर अप्लायंस में नहीं लगा सकते हो। अगर आप यदि वूफर खरीद करके ला रहे हो, या आप होम थिएटर खरीद के ला रहे हो, या आप नई कोई वॉशिंग मशीन खरीद के ला रहे हो, तो बेटा उसमें फ्यूज ही लगेगा। समझ में आ गया ना? आप घरों में तो एमसीबी लगा सकते हो, मगर इसमें अभी भी फ्यूज लगता है। हाँ, अप्लायंसेस में नहीं लगती एमसीबी, इलेक्ट्रिक फ्यूज। चलिए अब बात करते हैं बच्चों पावर की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। तो लास्ट ईयर आपने पढ़ा था मैकेनिकल पावर, याद करिए क्लास 9th में आपने पढ़ा था लास्ट ईयर मैकेनिकल पावर। सो व्हाट वाज मैकेनिकल पावर? आपको याद होगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, मैकेनिकल पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम। इसको हम शो करते थे P इज इक्वल टू W/T, है ना? एनर्जी खर्च करने की रफ्तार, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन या डेसिपेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी, कोई कितनी जोर से, कोई कितना जल्दी पावर खत्म कर पा रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उसकी मैकेनिकल पावर। क्या बोलते हैं? उसकी मैकेनिकल पावर। ठीक है ना? यस। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है बेटा। अब रेजिस्टेंस की बात करो, ये रेजिस्टेंस की बात करो। ये मैकेनिकल था क्लास 9th का कंसेप्ट, अब ये 10th में आ जाओ। बेटा यहां पर देखो, जब भी आप करंट फ्लो करोगे रेजिस्टेंस से, तो ये क्या करेगा? एनर्जी वेस्ट करेगा। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। सो इलेक्ट्रिकल पावर क्या बनेगी? अब वहां पे मैकेनिकल पावर थी, यहां पे बनेगी इलेक्ट्रिकल पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा समझो ध्यान से, नहीं तो नहीं बनेगा। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू, बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में वेस्ट होती है? हीट की फॉर्म में। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये हीट की फॉर्म में बर्बाद होती है। सो इट विल बी इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू हीट अपॉन टाइम। ठीक है बेटा? तो पहला फॉर्मूला H/T बना कैसे? वही वैसे ही बना। P इक्वल टू होता था W/T होता था, बट इलेक्ट्रिसिटी के केस में जो W था वो किस में कन्वर्ट हो गया? हीट अपॉन टाइम। यस, ओके। अब H के फॉर्मूला रख दो। ऑल वी नो इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू H/T। सो H का फॉर्मूला रख दो। H मैंने अभी बताया आपको I²RT, बताया ना? हीट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया? I²RT। ये देखिए हीट का फॉर्मूला था I²RT डिवाइडेड बाई टाइम। बेटा T से T क्या हो गया? कैंसिल। पहला फॉर्मूला बना अपने पास में P का, पहला तो ये बन चुका था H/T, दूसरा फॉर्मूला बन गया P का, लिखिए I²R। दूसरा फॉर्मूला बन गया P का I²R। क्लियर? चलिए अगला फॉर्मूला बनाते हैं। P हमारे पास आ चुका है I²R। मैं P को लिख सकता हूं I इंटू IR। बताइए होता है कि नहीं होता है? ये दो आई थे, एक आई अलग कर लिया, तो P को लिखा जा सकता है I इंटू IR। और बच्चों IR क्या होता है? V, वोल्टेज। सो पोटेंशियल डिफरेंस। तो P इक्वल टू कितना हो गया? VI या IV। दूसरा फॉर्मूला, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? VI। दूसरा फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। देखिए P इक्वल टू क्या बन चुका मेरे पास में? VI। मैं ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? V अपॉन R। तो P इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई V अपॉन R। तो फॉर्मूला बन गया पावर का P इक्वल टू V² अपॉन R। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, तीनों फॉर्मूला नोट कर लें, कोई भी फॉर्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिकल पावर, और इलेक्ट्रिकल पावर के मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए। P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I²R, और P इक्वल टू कितना हो गया? V² अपॉन R। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर?
मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था पावर इज इक्वल टू हीट पर यूनिट टाइम। ओके, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो बेटा यहां से हीट का वैल्यू क्या आ जाएगा इधर से? क्या मैं H इक्वल टू पी इंटू टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बोलिए यस और नो। H इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? P इंटू टी। मतलब जो मेरे पास P का एक्सप्रेशन बना है, मैं उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? T का। P के एक्सप्रेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? T का। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? हीट। तो पहला फॉर्मूला H इक्वल टू पी की जगह मैं VI रखूं, तो पहला फॉर्मूला बन गया VIT। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि हीट इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो पावर VI थी, तो VI का मल्टीप्लाई कर दिया T के साथ, तो VIT। बताइए इससे क्या बनेगी? हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT, पहले भी बना चुके हम लोग। और इससे क्या बनेगा? हीट इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तीन फॉर्मूले हीट के और तीन फॉर्मूले पावर के। एक बार फिर लिख देता हूं। पावर इक्वल टू VI होती है, I स्क्वायर R होती है, और V स्क्वायर अपॉन R होती है। और हीट कह लो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लो, क्या होती है? VIT होती है, I स्क्वायर RT होती है, और V स्क्वायर T अपॉन R होती है। इसे नोट कर लें, इससे न्यूमेरिकल बनेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर हमने कंप्लीट कर लिया है। इलेक्ट्रिकल पावर रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड। मतलब रेट, अब बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो कंज्यूम ही होती है, प्रोड्यूस तो ना करो, प्रोड्यूस कौन करेगा? तो रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम और प्रोड्यूस इन अ सर्किट कंपोनेंट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। SI यूनिट इक्वल टू वॉट, SI यूनिट इक्वल टू वॉट, इसकी यूनिट वॉट होती है। ठीक है। इक्वल टू I स्क्वायर R। बेटा याद रखना, पावर की यूनिट बताना मैं भूल गया। पावर की यूनिट लिखो, यूनिट अपॉन यूनिट, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो आपने पावर का फॉर्मूला देखा, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी, हीट अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। हीट ही वर्क है और वर्क ही हीट है। तो बेटा वर्क को किस में नापते हैं? हीट को किस में नापते हैं? जूल में। और टाइम को किस में नापते हैं? ऐसा यूनिट सेकेंड। बेटा जूल पर सेकेंड को बोला जाता है वॉट। ठीक है ना? तो अगर आप मार्केट से 50 वाट का या 100 वाट का बल्ब लेकर के आते हैं, जो मार्केट में बल्ब लेके आते हैं इसमें लिखा रहता है 100 वाट, तो बेटा समझें 100 वाट का मतलब, वाट मतलब जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितने जूल एनर्जी खर्च कर देगा बेटा? 100 जूल। तो 100 वाट का मतलब एक सेकंड में कितने जूल एनर्जी खर्च कर देगा? 100 जूल। तो आप वॉटेज देख करके खुश ना हुआ करें। मार्केट में अगर कभी आप जाएं और आपके सामने दो हीटर हों, एक कह दे भाई साहब ये 800 वाट का है, और एक कह दें ये 1600 वाट का है, तो जो लोग पढ़ाई नहीं करे होते हैं वो केवल इस अंक को देख करके बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह ये 1600 वाट का है, हम ज्यादा फायदे में है। भाई साहब ये 1600 वाट का है, बिजली का बिल देने में आपकी दीवार का दिवाला निकल जाएगा। क्योंकि बेटा 800 वाट मतलब कि 800 जूल पर सेकेंड। ये एक सेकेंड में 800 जूल एनर्जी खर्च कर देगा, हीट बना देगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करा देगा? हीट बना देगा। और ये एक सेकेंड में 1600 जूल पर सेकेंड। समझ में आया? मतलब एक सेकंड में कितना खर्च कर रहा है? 1600 जूल। मतलब बेटा इसकी वॉटेज बहुत हाई है, ये बिजली को बहुत बर्बाद करेगा। समझ गए? और बिजली का बिल आपका बहुत ज्यादा आएगा। तो वॉटेज कम होनी चाहिए। वॉटेज क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो अगर आप बिजली के खर्चे से बचना चाहते हैं तो कम वॉटेज का इस्तेमाल करिए, है ना? जितनी ज्यादा वॉटेज लेंगे बिजली का बिल उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि वॉटेज का मतलब होता है पर सेकेंड में कितनी जूल एनर्जी जा रही है, उसको वॉटेज बोलते हैं। हाँ। क्या? हाँ ऑब्वियसली अब टाइम, भाई बिल्कुल, बिल्कुल वो तो फॉर्मूले मैंने बताया कि हीट इज इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर टी, या हीट इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। तो अगर आप टाइम बढ़ा देंगे, अगर आप टाइम बढ़ा देंगे तो हीट कंजम्पशन बढ़ जाएगा, टाइम का तो फैक्टर है। नहीं, देखिए आपने एक में टाइम बढ़ाया ना, मैंने ये भी तो कहा। देखिए बच्चों, जैसे मान लो आपने 800 वाट का हीटर लाया और दूसरा आपने 1600 वाट का हीटर लाया, ठीक है, और दोनों को आपने कितने के लिए? 1 मिनट के लिए चलाया। ये भी 1 मिनट के लिए और ये भी 1 मिनट के लिए। ठीक है। आपको निकालना है कि दोनों में हीट कितनी डेवलप हुई। तो आप जानते हैं
कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, हीट अपॉन टाइम। तो हीट इक्वल टू कितना हो गया, पावर इनटू टाइम। ये देखिए, तो हीट इक्वल टू पावर कितनी है, 800 वॉट है, 800 वॉट मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट। अच्छा एक काम करो, वॉट को जानबूझ करके यहाँ पे जूल पर सेकेंड लिख लो। वॉट मतलब जूल पर सेकेंड। टाइम कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। आंसर हो गया 48,000 वॉट, 48,000 सॉरी जूल। तो पहले हीटर ने कितनी एनर्जी खर्च करी 1 मिनट में, 48,000 जूल। बेटा इसको आप 48 किलो जूल भी लिख सकते हो। समझ में आया। अब यही वाला हीटर है, इसको अगर आप 1 मिनट के लिए चलाओगे, तो 1 मिनट के लिए यदि चलाओगे इसमें, तो अगेन हीट इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हीट इक्वल्स टू पावर है 1600 वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, और टाइम बेटा 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो 16 गुणे 6, आंसर कितना हो गया, 96,000 जूल। क्लियर कि नॉट क्लियर, 96,000 जूल। सो हीट इक्वल टू 96 के जूल, किलो जूल। अब आप यदि कहोगे सर मैं इसको हाफ मिनट के लिए जलाऊं, तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको आधे मिनट के लिए जलाओगे यानी 30 सेकंड के लिए, तो दोनों की पावर सेम हो जाएगी। मगर आप ये बात महसूस करो कि इसमें आपको टाइम कम लगा उतने पावर के लिए, समझ गए ना, कम जल पाया, तो मतलब इसकी वॉटेज ज्यादा है, मतलब इसका खर्चा क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए, तो ये आपने देखी पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू यूनिट देख ली। कई बार आता है बच्चों डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 वॉट, 1 वॉट। बेटा 1 वॉट का मतलब क्या होता है, देखो, है ना। तो 1 वॉट का मतलब ये होता है कि P इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे P इज इक्वल्स टू हो जाएगा हीट अपॉन टाइम। ठीक है। तो अगर कोई रेजिस्टेंस है, अगर उसमें कोई करंट फ्लो करने पर, अगर उसमें कोई करंट जा रही है, अगर कोई करंट को हमने कितने सेकंड तक फ्लो किया बेटा, 1 सेकंड तक, और 1 सेकंड तक फ्लो करने में उसने कितनी हीट वेस्ट करी, 1 जूल। कितनी हीट वेस्ट करी, 1 जूल। तो P इक्वल टू हीट वेस्ट किया 1 जूल, टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो आंसर कितना आएगा 1 वॉट। तो डेफिनेशन क्या बन गई, इफ अ रजिस्टर डेसिपेट 1 जूल ऑफ हीट इन 1 सेकेंड, देन इट्स पावर इज सेड टू बी हाउ मच, 1 वॉट। अगर कोई रजिस्टर है जो 1 सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी खत्म कर देता है, तो इसकी पावर को हम क्या बोलेंगे, 1 वॉट। लिख लीजिए फॉर्मूला, इफ a resistor dissipates 1 joule of energy या heat in 1 second, then its power is said to be 1 second, 1 watt। ठीक है बेटा, इसकी पावर क्या कहलाएगी, 1 वॉट। हाँ ठीक है। अगला देखिए, अदर यूनिट ऑफ पावर। अगला है अदर यूनिट ऑफ पावर, अदर यूनिट ऑफ पावर। बेटा पावर का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया वी आई, देख लो पावर का एक फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, वी इंटू आई, लिखा होगा आप लोगों ने, ये फॉर्मूला था। पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया वी इंटू आई, क्लियर ना। हाँ, तो पावर का फॉर्मूला आपने देखा वी आई। तो बेटा अगर यहां से आप देखें यूनिट पावर की, तो पावर की यूनिट यहाँ पे वी की यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट, और आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो बेटा यहाँ पे यूनिट क्या बन गई, पावर की यूनिट क्या बन गई, यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू वोल्ट एम्पियर। क्या बन गई बेटा, वोल्ट एम्पियर। क्लियर है। तो पावर की यूनिट बन गई वोल्ट एम्पियर। तो ये देखिए, तो यहां से अब वोल्ट एम्पियर को, क्योंकि है तो पावर, तो वोल्ट एम्पियर को भी क्या बोलेंगे, वॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, वॉट। तो याद रखिएगा कि पावर इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड तो होता ही है, और वोल्ट एम्पियर वी आई से भी क्या बनेगा, वॉट ही बनेगा। क्या बनेगा, वॉट ही बनेगा। अब यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं 1 वॉट को। 1 वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, उसमें कितने एम्पियर की करंट जा रही है, 1 एम्पियर की, और 1 एम्पियर की करंट जाने पर इसके ऊपर ड्रॉप कितने वोल्ट का होता है,
1 वोल्ट का, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई से वोल्टेज हो गया 1 वोल्ट और करंट हो गई 1 एम्पियर। तो आंसर कितना हो गया 1 वोल्ट एम्पियर, और वोल्ट एम्पियर को क्या बोलते हैं वॉट, क्या हो जाएगा 1 वॉट। तो कुछ भी आ सकता है बच्चों, इसलिए सब कुछ बताना जरूरी है। तो P इक्वल टू वी आई, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर, 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। चलिए अब इस टॉपिक का एकदम एंड वाला पॉइंट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बेटा हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है उसकी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है बेटा, वो उसका कुछ यूनिट का रेट होता है। जैसे मध्य प्रदेश में अभी 1 यूनिट का रेट लगभग तकरीबन 8 रुपए है। तो अगर हमारे घर में यदि कब लगभग 20 यूनिट बिजली चली, ठीक है ना, अगर 20 यूनिट बिजली चली तो 20 मल्टीप्लाई बाई 8, मतलब बिल कितने रुपए का आएगा, 160 रुपीज का बिल आएगा। तो ये 1 यूनिट एनर्जी होती क्या है, ये 1 यूनिट एनर्जी होती क्या है। सो 1 यूनिट एनर्जी, 1 यूनिट एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर। इसको के डब्ल्यू एच बोलते हैं, वैसे पूरा का पूरा कैपिटल होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं के डब्ल्यू एच। एक मिनट देख लिया जाए, 1 सॉरी स्मॉल है, स्मॉल के डब्ल्यू देन एच, किलो का के तो स्मॉल ही होता है, 1 स्मॉल के, वॉट का कैपिटल होता है, आवर का एच स्मॉल, 1 किलो वॉट आवर। बेटा याद रखिएगा किलो वॉट आवर एनर्जी है, किलो वॉट आवर क्या है, एनर्जी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, समझिए। आपने देखा था कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क यानी एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां से वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम, वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अगर मैं वर्क की एसआई यूनिट की बात करूं, तो पावर को किस में नापते हो आप, वॉट में, और टाइम को किस में नापते हो, सेकेंड में, और वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है समझना कि जूल इक्वल टू होता है वॉट इनटू सेकेंड, वॉट इनटू सेकेंड। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। अब 1 किलो वॉट आवर में कितने वॉट सेकेंड आएंगे, मैं निकाल लेता हूं, जूल कितने आएंगे देखना। तो 1 किलो वॉट आवर, 1 के डब्ल्यू एच, ध्यान दो बच्चों, 1 किलो, 1 किलो का मतलब होता है 1000, सबसे पहले 1 किलो का मतलब होता है 1000, वॉट का मतलब 1 जूल पॉन 1 सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, और आवर में सेकेंड में बदलो तो आपको सबको पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। ये देखिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल कर दीजिए, सो आंसर कितना हो गया 36, 1 2 3 4 5 जूल, यस 1 2 3 4 5 जूल, जिसको हम लिख सकते हैं बेटा, देखो 10 की पावर 5 है, तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। डेसिमल लगा दूंगा अगर मैं बेटा, एक डेसिमल पीछे भेज दे दूंगा, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये नोट करिए। तो बच्चों 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसके न्यूमेरिकल कराना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से टोटल एनर्जी कंजम्पशन निकाला जाता है, समझ गए। तो हमको जितने भी एलिमेंट, मान लीजिए आपके घर में पंखा लगा है, फैन लगा है, यहाँ आपकी वॉशिंग मशीन लगी है, यहाँ पर आपके पास में कुछ भी और एलिमेंट है ना, जो भी एलिमेंट है आप कुछ भी है, ठीक है, आर आर ले लो, R3। तो बेटा हम इसका भी के डब्ल्यू एच निकालेंगे, हम इसका भी के डब्ल्यू एच निकालेंगे, हम इसका भी के डब्ल्यू एच निकालेंगे, यानी किलो वॉट आवर। याद रखना कॉमर्शियल यूनिट के लिए, बिजली के बिल के लिए आपको के डब्ल्यू एच ही निकालना पड़ेगा, के डब्ल्यू एच से ही काम चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का रेट जो होता है 1 यूनिट जो होता है वो 1 के डब्ल्यू एच होता है, 1 के डब्ल्यू एच। और फिर टोटल के डब्ल्यू एच हम काउंट कर लेंगे कि हमारे घर में टोटल कितने के डब्ल्यू एच एक महीने में चला है, समझ गए। और फिर हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे कि मान लो यदि 20 के डब्ल्यू एच आ गया, तो 20 के डब्ल्यू एच में रेट कितना है, 8 रुपए, तो आंसर 160 रुपीज। अभी बेटा इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी हमने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है के डब्ल्यू एच, इसको बोलते हैं कॉमनली कॉल्ड यूनिट, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू
1 kWh। फॉर्मूला एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, मैंने आपको बता दिया एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो ये बनता कैसे है बेटा, पावर को हम ले लेते हैं किलोवाट में और टाइम को ले लेते हैं आवर में, तो ये बन गया किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलो को लिखेंगे 1000 वाट और आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। तो आंसर आ गया 3.6 इंटू 10⁶ सेकेंड। और ये जो बेटा आपके घर में मीटर लगा होता है बाहर, इसको बोलते हैं एनर्जी मीटर। क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर। और इसी का काम होता है आपका बिजली का बिल नापना। इसको वॉट आवर मीटर भी बोलते हैं, इसको एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई या कंज्यूमर। कंज्यूमर ने कितनी एनर्जी यूज करी है ये निकालता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चैप्टर के, वैसे सब कुछ करा दिया मैंने। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻19। पॉजिटिव चार्ज का चार्ज होता है बेटा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, V इक्वल टू W बाई Q। ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस कल बताया था मैंने, R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं और यहाँ पे पैरेलल में 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RN। इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल टू VI, या इसी को बोलते हैं हम I स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर कि नॉट क्लियर। एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे खत्म होती है। आइए करते हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन।